हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अमृतलाल साहू। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जोन बेमेतरा। आज हम लोग क्लास 12 का असाइनमेंट का क्वेश्चन क्लियर करेंगे और आपको नीचे इसके आंसर भी मिल जाएगा जिससे आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 की फर्स्ट असाइनमेंट जो कि अगस्त मंथ में आए हैं। और इस केमिस्ट्री में जो इनके असाइनमेंट क्वेश्चन जो आए हैं वो उस क्वेश्चन को हम बताएंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे और आप अपने असाइनमेंट में इसको आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेशल ध्यान देंगे, खासकर उनके लिए आंसर मैंने तैयार किया गया है, तैयार किया हूँ और ये कंप्लीट उसी के लिए बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे देखिए कि बॉडी सेंटर क्यूबिक, फर्स्ट बी में है फेस सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो उन क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है और डिक्रीजेस होते हैं, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ डिजॉल्व सब्सटेंस डिटरमाइंड विद दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% ऑफ बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन इसमें रहेगा थर्ड का, वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सोल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज्ड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी जो लिक्विड सब्सटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनमें से सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाती है, ऐसा क्या कारण है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन है और उसका आंसर मैं आपको नीचे मिल जाएगा। सो द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रोमियम प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस, ये इनमें से हमें निकालना है, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। फाइंड द ई नोड सेल ऑफ सेल निकालना है। सी का राइट द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखना है। डी का लिखना है राइट द रिएक्शन ऑकरिंग ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो चलिए बिना देरी करे हम इनके आंसर को डिस्कस करते हैं और आंसर आप अपने असाइनमेंट में कंप्लीट कर लेंगे। ये इसके आंसर आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चन के आंसर। तो वीडियो में बने रहिए। यदि आप वीडियो में नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह से और वीडियो आपको मिलता रहेगा। फर्स्ट नंबर देखिए कि सबसे पहला इस केसेस पर फर्स्ट है बॉडी सेंटर, ये क्वेश्चन का। तो बॉडी सेंटर को कैसे पहचानते हैं, बॉडी सेंटर में जनरली इनके आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये उनका जो ये आपका डायग्राम मिल जाएगा। डायग्राम में हमें पता है कि इनके 8 कोने में तो एटम प्रेजेंट रहेगा। 8 कोने के साथ साथ इनके 8 कोने में इनका फ्रैक्शन कितना रहता है, 1/8 हिस्सा फ्रैक्शनलाइज रहता है। मतलब इनके आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं, उन्हीं पर बेस्ड है, उन्हीं से निकाला गया ये क्वेश्चन है और उनके आंसर भी आपको फाइंड आउट हो चुका है। तो ये आंसर आप लिख लेंगे और बॉडी सेंटर को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे इनके जो कंप्लीट रेशियो हो जाता है वो कंप्लीट रेशियो क्या हो जाएगा, 1 आ जाता है कॉर्नर में। ठीक है, और बीचों बीच एक एटम और प्रेजेंट होता है, ये बीचों बीच एक एटम होता है जिसकी वजह से कॉर्नर में एक एटम और बीच में एक एटम, तो दोनों मिलाकर ये हो जाते हैं 2 एटम इसके हो जाते हैं। तो 2 एटम इसके बॉडी सेंटर के लिए इस तरह से 2 एटम निकाल लिए जाएंगे। तो इनके कंप्लीट एटम पर यूनिट सेल में अगर डिस्कस करेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक के लिए हमें डिस्कस करना है कि इनके जो कॉर्नर में 8 एटम तो रहेगा ही, 8 एटम के साथ इनके जो सरफेस होते हैं, किसी भी जो सॉलिड है, सॉलिड के सरफेस कितने सरफेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस पर 6 एटम और देखने को मिलेगा। तो 6 एटम का जो फ्रैक्शनल रहता है वो 1/2 रहता है। अब जब इनको हम 6 × 1/2 करते हैं तो ये निकल के आता है 3 एटम। 3 एटम जो आता है वो हो जाता है आपका टोटल जोड़ने पर इनके कॉर्नर में 1 एटम और ये 3 एटम, तो ये 4 एटम इस तरह से इनके आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसके डायग्राम को देखेंगे और आप इस डायग्राम से फेस सेंटर का डायग्राम बना सकते हैं डियर स्टूडेंट और अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेकंड का आंसर मिल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस, एक्सप्लेन विद डायग्राम। यहाँ पर कोई ऐसे क्रिस्टल के बारे में बताना है जो क्या होता है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है ना, उसमें वो डिफेक्ट रहता है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ऐसा क्रिस्टल है शॉर्टकट डिफेक्ट होता है। शॉर्टकट डिफेक्ट में इनमें क्या होता है, एक एनायन निकल जाता है, तो एनायन निकलने से एक कैटायन भी निकल जाता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम की जो डेंसिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड में न्यूट्रलिटी तो बनी रहती है बट इसकी डेंसिटी जो होती है डिक्रीज हो जाता है। और आप इस तरह से इसके जो आंसर मैंने यहाँ पे तैयार किया, इस आंसर को आप नोट्स कर सकते हैं, अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ये उसका डायग्राम है और इसको आप उसमें शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाउ इज मोलिकुलर वेट ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस डिटरमाइंड
विद दिस मेथड कि इनमें से हमें फ्रीजिंग पॉइंट जाना है कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिप्रेस हो जाता है। तो उसके लिए आपने आंसर आपको तैयार कर लेना है। इस तरह से जो आंसर यहाँ पे लिखा है उसी को लिखना है। ये आंसर क्या होता है कि उनकी फ्रीजिंग पॉइंट अगर क्या होता है सॉल्यूबल स्टेट पर रहेगा। अगर प्योर सॉल्वेंट रहता है तो प्योर सॉल्वेंट के केसेस पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल जो कंडीशन है वही रहेगा। लेकिन उसमें से नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के अगर कोई कंपोनेंट जैसे कि उसमें सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं, सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ाने से इनकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिप्रेस हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने के केसेस को इस तरह से हम इसको शो करते हैं, डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा नॉट एफ माइनस टी एफ के बीच का जो डिफरेंस होता है ये ग्राफ से और समझ आ जाएगा। टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। और यहाँ पर जो टी एफ होता है मतलब टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो पॉइंट है वो एम फॉर मोलरिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, के इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं इनके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के रूप में लिखे जा सकते हैं। और एम इज इक्वल टू यदि 1 होगा तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाता है। और ये वैल्यू को आप कंप्लीट आंसर में नोट कर सकते हैं। इसका ग्राफ आप नीचे देखेंगे डियर स्टूडेंट, ग्राफ का जो रेशियो है ये है, ठीक है। ग्राफ में ये होता है कि ये जब प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। इस ग्राफ को इस तरह से आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ आप देख रहे हैं टेम्परेचर है और ये प्रेशर है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के केसेस पर यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे प्रेशर का जो इफेक्ट है वो चेक करना है। तो टी एफ वाला फर्स्ट रेशियो देखेंगे कि टी एफ जो होता है कि सबसे पहले यहाँ टी नॉट एफ का जो रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये टी नॉट एफ जो होता है वो प्योर सबटेंस के लिए होता है, प्योर सॉल्वेंट के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे इनकी फ्रीजिंग पॉइंट ये है, ये फ्रीजिंग पॉइंट इसका जो पहले से प्रेजेंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो क्या होता है, जैसे इसमें सॉल्यूट के अमाउंट डालने पर फ्रीजिंग पॉइंट अब यहाँ से ये पुराने प्लेस पे, ये वाले प्लेस पे आ जाता है, यहाँ से ये इस प्लेस पर आ जाते हैं। जिसकी वजह ये है कि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है और ये सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाने से होता है। तो इस तरह से आपने आंसर कंप्लीट कर लेना है। और किसी भी सबटेंस में, किसी भी सॉल्यूशन में यदि उसकी फ्रीजिंग पॉइंट काउंट करना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मूले मेंशन कर लेंगे, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। ये इस रेशियो को लिखते हुए आप इसको इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 आएगा, सॉरी यहाँ पे एक जीरो कट गया है, यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो ये 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। नीचे पे आप यहाँ पे यदि हमें क्या चाहिए, उनकी मोलरिटी या मोलर मास निकालना होता है किसी वैल्यू का, यदि ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो आप उसकी मोलर मास उसमें से निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट की मोलर मास कितनी है। तो आपको इधर इसको रख लेना एक्सचेंज करके, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। क्वेश्चन में यदि ऑलरेडी टी एफ दिया हुआ है तो आप एम बी निकालेंगे, ठीक है। ये एम बी है तो टी एफ की रेशियो निकालने के लिए फार्मूला, दोनों फार्मूला आपको दे दिया गया है। तो इस तरह से इस फार्मूले से आप किसी मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें हम इसके सॉल्यूशन में जो कंटेनिंग सॉल्यूशन है तो इस तरह से मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया है। इस सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में देखिए मोल फ्रैक्शन देखेंगे। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन 30% मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, मास ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन में तो ये 30 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इसकी रेशियो कितना है 70 ग्राम है। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोलर मास निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 6 है तो 6 इंटू 12, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और ये 6 टाइम है तो यहाँ पे 6 प्लस 1, तो ये नहीं इसका निकाल लेंगे। और 78 इनका मोल पर लीटर इसका जो रेशियो आ जाएगा, ठीक है। मोल पर लीटर इसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आप इसको डिस्कस करेंगे इसी को कि मोलर मास आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालेंगे तो इसमें सेम निकलेगा CCl4, तो कार्बन का 12 हो जाएगा। और कार्बन का 12 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 इंटू 35, तो यहाँ पे क्लोरीन का होता है 35.5 और 4 टाइम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 154 मोल पर लीटर इसकी रेशियो निकल गया। तो यहाँ पर आपको फार्मूले में फिर रख देना, दोनों वैल्यू, दोनों का आपने मोल निकाल लिए। तो n इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले जो है यहाँ पर n इज इक्वल टू C6H6 इनकी मोल नंबर निकाल लेना है। तो 30/78 से ये निकल के आ गया कितना 0.335 मोल, 0.335 निकल के आ गया।
तो N=CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो रेशियो है वो भी हम निकाल लेते हैं इसकी मोल की रेशियो में। तो 70 ग्राम अपान 154 ग्राम पर मोल निकल गया। तो 0.454 मोल्स इसका निकल गया, ठीक है, CCl4 का। तो नीचे अब इनको हमें रख लेना है मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में। मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले आपको पता होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में x अपॉन NC6H6 प्लस NCCl4 यहाँ पर 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.454 इसमें आपने रख लिए। रखने के बाद जो फाइनल आपका आया ये आता है 0.459 आता है इनकी मोल फ्रैक्शन की रेशियो। अब ये इस तरह से इसमें प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से आप इसमें से निकाल सकते हैं ये कैलकुलेशन करके डियर स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, वाई डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्यूबल इन लिक्विड एज द टेम्परेचर इज राइज्ड। ठीक है, इसमें से टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी घटती है। इनका एक सिंपल सा रीज़न देखिए, सिंपल सा रीज़न यहाँ पे मिल जाएगा। द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डिसोल्यूशन इन गैसेस इन लिक्विड, गैसों का लिक्विड में घुलना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि वहाँ से हीट रिलीज होता है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज रिलीज्ड, इससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस इट गेट हीट एंड रिएक्शन स्टार्ट। जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये हीट होता है और टेम्परेचर स्टार्ट होता है, तो टेम्परेचर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम से अपोजिट दिशा में जाना शुरू हो जाएगा ये रिएक्शन। देयरफॉर एज द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज इन डिजॉल्व इन लेस द, देखिए जैसे ये टेम्परेचर बढ़ाने से अब गैस के मॉलिक्यूल पानी में या किसी लिक्विड में कम घुलेगा। तो इसका एक सिंपल सा रीज़न होता है क्योंकि वो उसमें डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो ये एक कारण है इसका और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स इसको असाइनमेंट बनाते समय वीडियो को पॉज करके रिपीट करके आप देख लीजिए और इसको नोट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे और हम जानेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि इसको बनाना है कि किस तरह से हम इसको इस सेल को, गैल्वेनिक सेल के जो कंडीशन है उसको जानना है। तो सबसे पहले इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। सेकंड में हम ई सेल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन याद रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर फाइंड आउट किया गया है। तो आंसर में आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलेगा। ए नंबर का आंसर आप देख लीजिए। ए नंबर के आंसर में जो कि आपका क्या दिया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर इतना जो वैल्यू क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन वैल्यू है कि यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि एनोड और कैथोड वाला में, तो एनोड और कैथोड में यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ कैडमियम रिडक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पर है। सेल रिप्रेजेंटेशन हम इसको दिखाएंगे, एनोड और कैथोड। एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। तो क्रोमियम जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड है और कैथोड इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं वो है आपका कैडमियम। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं। बी नंबर पे आपका ई कैथोड निकालना है। तो ई कैथोड निकालने के लिए आपको क्या रखना है, इस तरह से आप इसने रखिए, ई कैथोड को रखा है, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो आपने इसको लिख लिया, क्या लिखें, -0.40 माइनस अंडर ब्रैकेट -0.74। कैलकुलेट करने पर आपका ये रेशियो आया। तो ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके, सी नंबर के लिए क्या करना है हमें, सी नंबर के लिए रिडक्शन या फिर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की रिएक्शन को हमें शो करना है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में रिएक्शन में कौन है, कैथोड में कैडमियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन जैसे लेंगे तो ये कैडमियम सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर अभी एक्वस फॉर्म में है और ये अब यहाँ पे सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका केसेस हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर पे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रिडक्शन होने वाला है या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड में होने वाले रिएक्शन है। जैसे क्रोमियम का क्या होता है, ये यहाँ पे सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड से ये एक्वस में चेंज हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं गाइज और अपना वीडियो अपना इस तरह से असाइनमेंट या नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि सबका असाइनमेंट कंप्लीट हो पाए। थैंक यू वेरी मच।